नमस्ते दोस्तों, दिल्ली में इलेक्शन अब शुरू होने वाले हैं और उसी के साथ शुरू हो गया केजरीवाल सरकार के फॉर और अगेंस्ट वीडियोस बनने का सिलसिला। हाल ही में ध्रुव राठी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करी जिसमें आप लीडर्स को लीकर गेट स्कैम में अरेस्ट किए जाने के बाद जो एट्रोसिटीज उन पे हुई वो उन सब ने बयां किया। उससे कुछ दिन पहले नीतीश राजपूत ने एक वीडियो निकाली जिसमें ये लीकर गेट स्कैंडल के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया कि पुराना एक्साइज पॉलिसी क्या था, नया क्या बना, ये स्कैम किस वजह से हुआ और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। मैं ना किसी पॉलिटिकल लीडर के फेवर में हूँ और ना दो यूट्यूबर्स से मुझे बैर है। मैं दिल्ली इलेक्शन के बारे में अपना ओवरव्यू इधर रखने आया हूँ। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद कई सारे सवाल उठे थे कि उनके पास तो कोई पोर्टफोलियो नहीं है, फिर उन्हें अरेस्ट क्यों किया गया। मेरा मानना है कि केजरीवाल के खिलाफ जो आरोप लगे थे वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बेसिस पे लगे थे और ये कानून जब किसी पे लागू होता है तब उसे अरेस्ट करने से पहले कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होती। और तो और किसी नेता अगर इस एक्ट के बेसिस पे अरेस्ट हो तो उसकी संपत्ति भी जब्त हो सकती है। उनके बेल को लेके सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भी अलग अलग व्यूज हैं। केजरीवाल इस स्कैम में एक्यूज्ड है कि नहीं, इस बारे में तो मैं पूरी क्लियरली कुछ बता नहीं सकता, पर मैं ये जरूर जानता हूँ कि अरेस्ट होने के वजह से उनका रेपुटेशन बहुत हर्ट हुई है और आपके लिए ये इलेक्शन जितना मुश्किल है। मैं कई साल दिल्ली में रहा हूँ और मैंने इस शहर को बदलते हुए देखा है। शीला दीक्षित के टेन्योर में इधर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी अच्छे से हुआ, नए पुल, सड़कें और फ्लाईओवर्स बने, पर सेंटर में कांग्रेस के खिलाफ 2G और CWG स्कैम्स के आरोप थे। तब शुरू हुआ अन्ना आंदोलन और अरविंद केजरीवाल ने अपना पॉलिटिकल करियर इसी आंदोलन में पार्टिसिपेट करके स्टार्ट किया। शुरू में जब वो सीएम बने तब कई अच्छी चीजें उन्होंने की। गरीबों के लिए मोहल्ला क्लिनिक्स बने और सरकारी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहले के मुकाबले बेहतर हुए। पर जैसे ही समय बीतता गया वैसे ही दिल्ली सरकार एक के बाद एक फ्रीबीज देने लगी, जैसे फ्री बिजली पानी और औरतों के लिए फ्री बस सर्विस। अगर इस इलेक्शन का हम हर पार्टी का मैनिफेस्टो देखें तो हमें साफ दिखाई देगा कि हर कोई ना कोई फ्रीबी दे रहा है। असल में लोगों को फ्रीबी और वेलफेयर स्कीम के बिटवीन डिफरेंस पता नहीं है। वेलफेयर स्कीम्स के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं। वेलफेयर स्कीम्स में मनरेगा या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्कीम्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं जिससे लोगों को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकता है। बट फ्रीबी से कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट लोगों को मिलता नहीं। हाँ, थोड़ा पैसे तो मिल जाते हैं पर इससे नीचे तबके के लोगों को कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलता। उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी खास फर्क पड़ता नहीं। और ये ट्रेंड दिल्ली में ही नहीं, भारत के ऑलमोस्ट हर स्टेट में है। इलेक्शन जीतने के लिए हमारे नेता कुछ ना कुछ फ्री में दे तो देते हैं पर इससे गवर्नमेंट एक्सचेकर को होता है घाटा और इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ या एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने के लिए खास पैसा बचता नहीं। पिछले कई सालों से ध्रुव राठी मोदी सरकार के खिलाफ आरोप लगाते आए हैं कि ये सरकार डिक्टेटोरियल है, ये ईडी और CBI जैसे एजेंसीज को ऑपोजिशन को हैरेस करने के लिए यूज करता है। जजेस भी फ्रीली अपना काम कर नहीं सकते। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब पहली बार हो रहा है तो आप गलत हैं। हर नेता जो आगे जाके कुछ देश के लिए अच्छा कर पाया वो कभी ना कभी जेल जा चुका है। इमरजेंसी के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस भी जेल गए थे, पर अटल जी आगे जाके देश के प्रधानमंत्री बने और उनके टेन्योर के दौरान भारत एक न्यूक्लियर पावर बनी। इंडिया में IT बूम भी उसी दौरान हुआ। भारत का हर नेता इलेक्शन के दौरान कुछ ना कुछ फ्रीबीज देने का वादा करता है। शुरुआत में मोदी जी ने बोला था कि वो ब्लैक मनी वापस लेके आएंगे। No, I agree, I admit. 3 बड़े वादे किए थे मैंने, वो मैं नहीं कर पाया। आज एडमिट कर रहा हूँ आपके शो पे। और आज तक ब्लैक मनी वापस आया नहीं। वो कहते थे हमारी सरकार सिर्फ डेवलपमेंट पे काम करेगी, बट देखते ही देखते उन्होंने भी फ्रीबीज देना चालू कर दिया। अभी पिछले साल से उड़ीसा में बीजेपी ने हर प्रेग्नेंट औरत को फ्रीबीज देना चालू किया है। ऐसे ही राहुल गांधी ने भी पिछले साल जनरल इलेक्शन के दौरान वादा किया था कि अगर वो जीत जाए तो हर गरीब परिवार को उनकी पार्टी की तरफ से 8,500 रुपए मिलेंगे। तो ये फ्रीबीज का जो चक्कर है ये नेताओं को इलेक्शन जीतने के लिए एक शॉर्टकट मिल गया है और इससे सरकार की डेप्थ घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। हमें ये समझना चाहिए अगर हमें कुछ फ्री में मिलता है तो वो असल में फ्री नहीं, वो हमारे जेब से ही सरकार हमें वापस दे रही है और इससे हमें कुछ खास बेनिफिट मिलेगा नहीं। हम जहाँ हैं उधर ही रहने वाले हैं। बहुत सालों से हम सुनते आए हैं कि यमुना साफ होगी, मैं यमुना साफ कर दूं, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी, पर आज तक साफ हुई नहीं। यमुना के वेटलैंड्स पे इंक्रोचमेंट्स जारी हैं और इस वजह से पानी का
का नेचुरल फ्लो खराब हुआ है। बहुत स्लम ड्वेलर्स जो यमुना के आसपास रहते हैं वो अपना सीवेज नाली में डाल देते हैं और यही सीवेज यमुना के पानी में आके मिलती है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने के अलावा इन स्लम्स में सीवरेज सिस्टम्स इंस्टॉलेशन करना भी जरूरी है, नहीं तो हर साल सर्दियों में हमें इस नदी में फोम देखना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने कई बार बोला था कि मैं यमुना साफ कर दूंगा, पर वो आज तक ये वादा पूरा नहीं कर पाए। हर साल एयर पोल्यूशन को एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाता है, बट इसका एग्जैक्ट रीजन को अभी तक किसी ने एड्रेस करने की कोशिश नहीं की। दरअसल अक्टूबर और नवंबर के बीच दिल्ली का आसमान स्मॉग से ढक जाता है और इसके पीछे का मेन रीजन है स्टबल बर्निंग। पंजाब और हरियाणा में किसानों के पास राइस हार्वेस्टिंग और वीट सोइंग के बीच में टाइम बहुत कम मिलता है और उन्हें नए फार्मिंग मेथड्स के बारे में अच्छे से मालूम नहीं, इसीलिए वो अपना चारा जला देते हैं। यही धुआं दिल्ली के पोल्यूटेड एयर से मिलकर स्मॉग क्रिएट करता है, जिस वजह से दिल्ली के लोगों को अलग अलग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। बट इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, ड्रिप इरिगेशन। अगर ये तकनीक अपनाई गई तो पंजाब और हरियाणा में किसान सीधा फसल के रूट पे पानी डाल पाएंगे और पानी का वेस्टेज कम होगा। पर ऐसे सॉल्यूशंस लाने के बजाय पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे आरोप लगाने में ही अपना वक्त बर्बाद करते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कुछ साल पहले ऑड इवन पॉलिसी चालू की थी ताकि एयर पोल्यूशन दिल्ली में कम किया जा पाए। पर दिल्ली में कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास 2 या 3 गाड़ी है, इसीलिए उन लोगों ने इनडायरेक्टली इस रूल को फ्लाउट किया। दिल्ली मेट्रो और डीटीसी का नेटवर्क बहुत बड़ा है, पर दिल्ली की आबादी इस हिसाब से कई गुना बड़ा है, इसीलिए लोगों को अच्छी सर्विस मिल नहीं पाती और वो अपना प्राइवेट व्हीकल्स इस्तेमाल करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसलिए ये प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सालों से लॉसेस में जा रही है। पिछले साल दिल्ली सरकार ने मल्टी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए एक सिंगल टिकटिंग सिस्टम लाने की प्रपोजल रखा है और अगर ये चालू हुआ तो लोगों की कन्वीनियंस मेरे हिसाब से बढ़ सकती है। बट ये तभी पॉसिबल है अगर बस में फ्री ट्रैवल करना सरकार ने अपने तरफ से बंद करवाया तो। वाटर लॉगिंग दिल्ली का एक बहुत बड़ा इशू कई सालों से रहा है। 20-30 साल पहले तक दिल्ली में कई सारे वाटर बॉडीज थे, पर वो बुझा के कई सारे मॉल्स, रेसिडेंशियल सोसाइटीज और पार्क और कमर्शियल प्रॉपर्टीज बनाए गए। इस वजह से जब बरसात आती है तो ग्राउंड वाटर लेवल तक बरसात का पानी पहुंच नहीं पाता और दिल्ली की ड्रेनेज सिस्टम में कोई बदलाव सदियों से नहीं हुआ है। इसलिए हर जगह बरसात के दौरान वाटर लॉगिंग बहुत आम बात है और लोगों की सफरिंग्स अनइमेजिनेबल है। 2 साल पहले राजेंद्र नगर में एक IAS एकेडमी की लाइब्रेरी के बेसमेंट में पानी घुस जाने से कई स्टूडेंट्स की मौत भी हुई थी। इस मुद्दे को भी हर पॉलिटिकल पार्टी ने खूब उछाला अपने बेनिफिट्स के लिए, बट अफसोस इस ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड इशू को किसी ने रिजॉल्व करने की कोशिश की नहीं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपने पसंदीदा नेताओं के लिए या तो फॉर में या अगेंस्ट में वीडियोस बनाते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि ध्रुव राठी ने कैसे अपने YouTube चैनल में एक डॉक्यूमेंट्री निकाली थी जिसमें उसने मोदी की खूब सारी बुराई की थी। और कुछ महीने पहले नीतीश राजपूत ने लीकर गेट स्कैम पे एक वीडियो बनाया था जिसमें उसने लीकर गेट स्कैम कैसे हुआ था इन डिटेल बात करी थी। अगर आपको लीकर गेट स्कैंडल के बारे में जानना है तो आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। पर मैं एक चीज आपको जरूर कहना चाहूंगा कि ये वीडियो इन्फ्लुएंसर्स किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में इम्पार्शियल व्यू नहीं रखते। कोई भी नेता दूध से धुला हुआ नहीं होता। पीएम बनने से पहले मोदी ने वादा किया था कि मैं काला धन वापस लाऊंगा, पर विजय माल्या, मेहुल चौकसी और ललित मोदी जैसे बिजनेसमैन इंडिया से भाग गए और आज तक वो वापस आए नहीं। इस तरीके से मनमोहन सिंह के टेन्योर में यूपीए के खिलाफ बहुत सारे करप्शन के एलिगेशंस लगे थे जो आज तक सॉल्व नहीं हुए। एट द एंड मैं यही कहूंगा कि एज सिटीजन्स हमें जागरूक बनना पड़ेगा क्योंकि हमारे नेता अकाउंटेबल बिल्कुल भी नहीं है। एज ए डेवलपिंग कंट्री अगर इंडिया में लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर करना है तो हाँ, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बेनिफिट्स के लिए सब्सिडीज और वेलफेयर स्कीम जरूर रहना चाहिए, पर फ्रीबीज से किसी को कुछ हासिल होने नहीं वाला। जब कोई रेप केस के वजह से हम सड़कों पे उतर सकते हैं, तब कोई नेता अगर कोई स्कैम करे तो हम सड़कों पे क्यों नहीं उतरते? क्यों हम फ्रीबीज से खुश हो जाते हैं? इन सब सवालों के आंसर हमें खुद ढूंढना पड़ेगा। एज अवेयर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री हमें नेताओं को सवाल पूछना पड़ेगा और उनको अकाउंटेबल बनना पड़ेगा, तभी जाके हमारा देश एक डेवलप कंट्री बन पाएगा। मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप जिसको भी वोट दें, वोट वाइसली ताकि हम लोगों को एक बेहतर कल मिल सके। धन्यवाद।